hello, good morning everyone and welcome back again with your host and your host Roma Nam in compare with Eduguerrilla team. Now, as I promised you कि हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। वैसे तो नया क्या है, चैप्टर का नाम बिल्कुल वही है जो आपने पढ़ा है। कॉन्सेप्ट्स सारे के सारे नहीं, हाँ, बट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वही होने वाले हैं। क्या चेंज होने वाला है उस पे मैं चाहूंगी कि मैं आपको कुछ बताऊं इस बारे में। जब भी हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जहां से हम शुरू करते हैं हमारी इंग्लिश का कोर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग शब्दों के बारे में हमें जानकारी देते हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। लेकिन जब ये शब्द आपस में मिलते हैं और एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, ये बगैर टेंसेस के पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपके साथ एक दिक्कत पेश आती है, वो कुछ इस तरह की आती है कि भाई मैम मेरे को ग्रामर आती है, मगर पता नहीं क्यों जब सेंटेंस फ्रेम की बात आती है या फिर एरर डिटेक्शन की बात आती है या रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस की बात आती है, तो मेरे कॉन्सेप्ट से दफा हो जाते हैं, नहीं समझ में आता कुछ। वो इसलिए होता है माय लव, क्योंकि आप टेंसेस को एज अ चैप्टर की तरह पढ़ रहे हो। टेंसेस बट ऑफ कोर्स एक चैप्टर इंग्लिश में, लेकिन बड़ी इसको क्रैम नहीं करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो जिंदगी के नियम होते हैं ना, हम उन्हें क्रैम नहीं करते। क्रैम का मतलब रट्टाफिकेशन, उनका रट्टाफिकेशन नहीं होता है, उनको समझना होता है और प्रैक्टिस करना होता है। और टेंसेस को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका और ड्यूरेशन जो होता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि पहले आप टेंसेस को पार्ट दर पार्ट में पढ़ें, जैसा कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। यानी कि टेंसेस में हमारे पास इन टोटल 12 बॉक्सेस होने वाले हैं। कैसे, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। इन 12 बॉक्सेस में से 6 बॉक्सेस को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और इन 6 बॉक्सेस में या टेंसेस में, इसके अलावा टेंसेस को समझने में, जानने में, बोलने में, लिखने में, पहचानने में किन किन बातों का खास ख्याल रखना होता है, वो भी मैं आपके नोटिस में लाने वाली हूं। सो लेट्स गेट रेडी। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, together we can and definitely we will. So now let's begin with this chapter tenses. पहले काम बस इतना करो, चैप्टर शुरू होने से पहले, यानी ओम गणेशाय नमो नमः कहने से पहले, whatever knowledge you have of tenses, टेंसेस के बारे में जितना भी कुछ अभी तक तुमको आता है या कुछ भी है, उसको एक साइड में रखो। मैं फिर कह रही हूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो आपने सीखा है वो गलत है। मैं ये कह रही हूं कि अब मैं जो सिखा रही हूं वो आप तक इंस्टॉल करने में आई विल बी नीडिंग अ स्पेस। तो अगर प्री ऑक्यूपाइड होगा, पहले से ही कुछ ऑक्यूपाइड है, तो मुश्किल हो जाएगी मुझे और आपको भी घना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो करना क्या है, अभी ऐसे बैठिए एज इफ यू आर स्टार्टिंग टेंसेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ऐसे पढ़िए जैसे कि आप पहली दफे पढ़ रहे हैं इस टेंसेस को। सो शुरू कर दें इस चीज को, और इनमें क्या सबसे जरूरी है वो भी समझ लेते हैं। तो मैं शुरू हो जाऊं अपने हथियार औजार के साथ। और आज मैंने चूज किया हुआ है रेड कलर, ये पहले ही अपने आप को प्रोमिनेंट बता चुका है। ठीक, रेड कलर खतरे की निशानी से लेकर के ब्यूटी की निशानी तक है। तो इस खतरनाक चैप्टर को लाते लाते मैं ब्यूटीफुल बनाने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। गेट सेट गो। ओके, टेंसेस में डियर, जो अपने को मालूम है वो जो नॉर्मल सी बातें हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ठीक, अभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये वो गिफ्ट है जो ऊपर वाले ने हमको देके रखा। उसने बोला कि देखो मनुष्य, तुम्हारे पास आज है, बीता हुआ कल है जिससे तुम कुछ सीखोगे और आज में एप्लीकेबल करोगे, और आने वाला कल है जिसपे तुम्हारा कोई बस नहीं चल रहा। इसी में तुम्हें काम करने हैं। लेकिन जब हम लोग को काम दिए गए तो हमने क्या किया, काम के साथ करना शुरू किया खिलवाड़। यानी कभी तो उसको बस एक इंफॉर्मेशन बना दी, कभी उस पर काम किया, कभी मुकम्मल करके रख भी दिया, मतलब खत्म भी कर दिया, और कभी बस रेंग रेंग के चलते चले गए। तो जब हमने ये सारा बवाल काटा वर्ब के साथ, मैंने वर्ब आपको पढ़ाया है, आप में से जितने लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो, गो वॉच इट। उसको पढ़ने के बाद अभी जो मैं वर्ड्स यूज करूंगी उससे तुम हो पाओगे थोड़ा सा कनेक्ट। और मैं हमेशा कहती हूँ कि रोमा जो भी आपको पढ़ाती है वो पिछले से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। ऐसा समझो बाहुबली के कई पार्ट्स, जब तक पहला नहीं देखोगे दूसरे से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। सो नाउ जब हम इनकी बात कर रहे हैं
तो जब हमने वर्ब के साथ यानी मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ जब खिलवाड़ करना शुरू किया, तो हमें एडुकेशन लाइन ने एक चैप्टर गिफ्ट किया जिसे कहते हैं टेंसेस। तो ये जो रायता फैला हुआ है ये हम ही लोगों की वजह से। कम और टाइम पे कर लेते तो नहीं फैलता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम शुरू करें, फैला ही दिए तो समेटना भी हम ही को है। अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, खिलवाड़ हमने सबके साथ किया। तो खिलवाड़ कुछ इस तरह का किया हमने, सिंपल, जिसको कुछ किताबों में इंडेफिनिट भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, जिनको कुछ किताबों में प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट, जो हर किताब में यही कहते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यही रह जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि इनका मतलब क्या था और ये डिवीजन आए कहां से, क्या जरूरत क्या थी और इसी तरह के डिवीजन क्यों निकले। तो अब जरा ध्यान देना, सिंपल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई, मान लो कि क्लास में कोई देर से पहुंचा, ठीक, अब मैं टीचर हूं तो मोस्टली मुझे यहीं से निकल के आते हैं एग्जाम्पल। क्लास में कोई देर से पहुंचा और मैंने उससे बोला भैया कहाँ देर हो गई तुमको, आधा घंटा तुम लेट से आ रहे हो। अरे मैम वो हम घर से निकले तो फिर आधे रास्ते हम बस पहुंचे ही थे, तो हमारा फिर क्या हुआ, हमको गाड़ी में कोई दिक्कत हुई। मैंने कहा भैया देखो सिंपल बताओ, सिंपल एग्जैक्टली क्या हुआ, इतना पूरा कहानी नहीं बोलो मेरे को, एक सिंपल बात। अरे मैम देर से सो के उठे। तो सिंपल क्या होता है, बस एक बात बताता है, जिस वक्त वो मुझे बताएगा उस काम पे काम नहीं होगा, उस काम की बस एक जानकारी वो मुझ तक पहुंचाएगा। तो सिर्फ काम की जानकारी पहुंचाने को कहते हैं सिंपल या फिर इनडेफिनिट। सिंपल क्यों कहते हैं वो हमने आपको बता दिया। इनडेफिनिट क्यों कहते हैं, इनडेफिनिट का अर्थ क्या होता है, जो डेफिनेट ना हो, यानी जो पक्के तौर पे या पुख्ता तौर पे ना हो, उन्हें हम कहते हैं इनडेफिनिट। अब यहां पे जो भी काम हो रहा है वो इनडेफिनिट ही तो है। भाई मैं तुम्हें काम के बारे में जानकारी दे रही हूं, कर रही हूं, कर चुकी हूं, कितना हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन मैं तुमको नहीं दे रही। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि ठीक है वो सब्जी बेचता है, तो अभी क्या वो काम कर रहा है मेरे सामने, क्या वो ये प्रोफेशन कर चुका है या आज की सब्जियां बेच चुका है, या वो काफी घंटों से यही काम कर रहा, मैं कोई इंफॉर्मेशन तुमको नहीं दे रही, मैं बस एक जानकारी, बस इतना कह रही हूं, यानी उस काम के बारे में कोई ज्यादा नहीं, बस इतनी जानकारी कि वो सब्जी बेचता है, उसका वो काम है, यही ये करता है। इनडेफिनिट यानी नॉट श्योर, बस इतना कहता है कि भाई ये काम है, ये काम होता है, कितना हुआ, कंप्लीट हुआ, कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं। फिर सेकंड वाले भैया आते हैं कॉन्टिन्यूअस, या इन्हीं को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। अब हमारे स्कूल में प्रोग्रेसिव कार्ड बनता था, प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति वाला। तो हमारे काम में उन्नति कैसे होगी, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहती हूं मैं पढ़ाती हूं और मैं आपको वो करके ही ना दिखाऊं, मैं आपसे कह रही हूं कि मैं द बेस्ट इंग्लिश टीचर का अवार्ड पा चुकी हूं, तो अब अगर मैं तुम्हें सिर्फ कार्ड्स दिखाऊं या मैं सिर्फ बोलूं तो कहां से समझ में आएगी बात। इसके लिए मुझे कार्यरत होना होगा, मुझे करना पड़ेगा, मुझे उस काम को करके दिखाना पड़ेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं तुमको देती हूं कि भाई मैं पढ़ाती हूं, मैं ऐसा करती हूं, उसी को जब मैं करके तुम्हें दिखाने लगूं, करके दिखाऊं यानी प्रैक्टिकल, तो वो हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। मैं पढ़ाती हूं एक जानकारी, लेकिन उस पढ़ाने से रिलेटेड तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर मैं कह रही हूं मैं पढ़ा रही हूं, मैं अभी रोमा अभी आपको पढ़ा रही है रोमा मैम, तो अभी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी इस पे काम शुरू हो गया। अब जो भी काम मेरी जान मैंने शुरू किया हुआ है, एक टाइम पे, एक समय के बाद वो मुकम्मल भी तो होगा, यानी कंप्लीट भी तो होगा। तो जैसे ही वो किया गया काम, किया जा रहा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे कहेंगे परफेक्ट। अंग्रेजी में आपने सुना भी तो होगा, परफेक्ट है। तो परफेक्ट हम कब कहते हैं, जब कोई अधूरे पे होता है तब नहीं कहते, जब वो पूरा कर, जैसे मान लो कोई एक पेंटर है जो पेंटिंग बना रहा है, आधी सी बनी है तो हम उसे गुड कहते हैं, हम उसे नाइस कहते हैं, हम उसे वाओ कह सकते हैं, एक्सलेंट कह सकते हैं अप्रोच, बट हम उसे परफेक्ट नहीं कहते। परफेक्ट क्यों, क्योंकि अभी उसका कंप्लीट होना बाकी है। तो अंग्रेजी कहता है जिस काम के बारे में तुमने बताया अब उसे कर कर दिखाओ, करके दिखाने के बाद उसे खत्म भी तो करो, मुकम्मल भी तो करो, कंप्लीट करो। कंप्लीट करते ही वो कहता है परफेक्ट। ये हुआ। फिर फाइनली आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और मैं ये हमेशा शेयर करती हूँ अपने स्टूडेंट से कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में अच्छा खासा टेंशन रोमा को भी था जब मैं एज अ स्टूडेंट थी।
अभी कंफ्यूजन क्या था मेरे को कि मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अभी आप बोले हैं कि कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है और परफेक्ट मतलब उसी चलने को हमने खत्म कर दिया, तो अब आप ये कह रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों एक साथ आ जाएगा, ये कैसे पॉसिबल? जब कमवा खत्म हो चुका है तो चल कैसे रहा है, और अगर चल रहा है तो खत्म होने कैसे बता रहे हैं? तो सर ने मुझे बोला था कि जो उनके शब्द थे, ग्रामर में कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक रूल होता है, एक तरीका होता है, एक नामकरण होता है, उसके तहत ही लिखा गया है और इसके सेंटेंस की बनावट अलग होती है, ये उन्होंने हमें बताया। लेकिन यकीन मानिए हमारे समझ में नहीं आया, वो जो बताए वो नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं और हम आपसे कहें ऐसा है कि आज ये दिन है, आज मत करो, तो आपको थोड़ा सा लगेगा ना कि इसका क्या मतलब हुआ? यही मेरे मेरे भी अंदर आया था, इसका क्या मतलब हुआ? इसीलिए मैं बार-बार मेरे स्टूडेंट से हमेशा कहती हूँ कि जब भी किसी चीज को पढ़ते वक्त या सुनते वक्त या समझते वक्त आपको आपका ज़हन एक आवाज निकालता है, वो आवाज होती है आए, इसे इग्नोर मत करिए। सुनने में ये थोड़ा मजाक जैसा लगता है, मगर यकीन मानिए वही है आपके अंदर की आवाज, जो आप कह नहीं पा रहे मगर वो आपको अंदर से मालूम है। जब आपके अंदर से आवाज आती है ना कि आए, ये कैसे? लेकिन जब टीचर पूछता समझ में आया तब कहते हैं हाँ हाँ समझ में आ गया। तो ये जो चीटिंग है ना, इससे उबरिए, इसको हटाइए। गेटिंग माई पॉइंट? तो उस वक्त ये पॉइंट जो मुझे समझ में आया, जैसे समझ में आया वो ये अंदाज था। उस समय एक सॉन्ग हुआ करता था, एक गाना चला था, गाना था कि थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा है बाकी, हम दिल दे चुके फलाने दिमाग के और जान बाकी, ऐसे करके कुछ था। तो मुझे समझ में आया कि ओके, थोड़ा सा प्यार हो गया, परफेक्ट, और थोड़ा भी बाकी है, चल रहा है। तो यानी एक ही काम का कुछ हिस्सा परफेक्टली कंप्लीट हो गया है और कुछ अभी भी जारी है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी, हमारी सांसें, ये भी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जाएगा। इतने सालों से हम जी रहे हैं, टचवुड, अभी क्या है, कुछ साल मुकम्मल कर लिए, कंप्लीट कर लिए जीने के, कुछ चल रहे हैं ना, और आगे जिंदगी भी माशाल्लाह और भी है। सो कॉन्सेप्ट क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक ही काम का कुछ हिस्सा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और कुछ अभी भी जारी है। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 10 वाक्य लिखिए इंडियन गवर्नमेंट पर, इंडियन गवर्नमेंट पर 10 वाक्य लिखिए, तो आपका हर वाक्य जुदा होने वाला है, अलग होने वाला है। तो जब आप 4 वाक्य लिख चुके हैं और मैं राउंड पे हूं क्लास के, तो जब मैं आई और मैंने आपकी कॉपी में देखा तो मैंने कहा अच्छा ओके, गुड गुड, 4 हो गए, गुड। सो अभी क्या है, 4 तुमने परफेक्टली कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें परफेक्ट नहीं कह सकती क्योंकि परफेक्ट का मतलब है पूरी तरह से कंप्लीट। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा गुड, चलो प्लीज राइट 6 मोर। तो अभी क्या है, अभी तुम्हारे पास 6 और बाकी है। उन्हीं 10 सेंटेंसेस में 4 हो गए और 6 पे काम अभी जारी है। इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी मम्मा को आवाज लगाते हो और उनसे पूछते हो कि मम्मा भूख लगी, खाना यार, तो मम्मा क्या बोलते हैं, बेटा सब्जी बन गई है, रोटियां बन रही हैं। एक ही काम डिनर बनाने का आधा हो गया, सब्जियों वाला, रोटियों वाला अभी चल रहा है। तो ये भी किस में हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। शादी में लिए जाने वाले फेरे साथ लिए जाते हैं, जब 3 या 4 फेरे हो चुके हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और साथ के साथ हो गए तो परफेक्ट, और जब तक चल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। और अगर मैं आपसे कहती हूँ शादी में फेरे लिए जाते हैं, तो बस एक इंफॉर्मेशन, कुछ करके नहीं दिखा रहे। सो डार्लिंग होता क्या है, मैं आपको डे 1 से कह रही हूँ, जब भी किसी चीज का नामकरण होता है, खासकर सब्जेक्ट्स में, एक वजह होती है। और जैसे ही, ट्रस्ट मी, जैसे ही तेरे को समझ में आ जाता है ना कि इस वर्ड का मतलब काय है, मतलब क्या है, तो तू, तेरे को समझते टाइम नहीं लगता, अच्छा इसके अंदर ये आने वाला है, अपने को ये मिलने वाला है। जैसा तेरे को जाना है शू शॉपिंग के लिए और तू घुस जाएगा मदाम में, या तूने चले जाना है इसमें क्या नाम है, लिवाइस जीन्स में, शू वाले सेक्शन में नहीं, तो अभी क्या होगा, तेरे को शूज नहीं मिलेगा। तो तेरे को इन्फो होनी जरूरी है कि किस वर्ड में क्या मिलने वाला है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू गेट, राइट। ये हो गया हमारा नामकरण वाला पॉइंट। टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड एवरी पार्ट दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर
is divided into 4 subparts. First part just gives the information. Second part does it. वो कार्य शुरू करता है. Third part completes the work. And fourth part continues with the same work where some of the part is perfectly done and rest is still in progress. Cool? Okay. यहां तक हमने समझ लिया. अब मैं क्या करने वाली हूं, इन बॉक्सेस को नंबर देने वाली हूं. तो यानी ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ये अपने पास है 12 बॉक्सेस. तो आज अपन लोग टेंसेस के पार्ट 1 में पहला 6 बॉक्स को स्टडी करेंगे. मैं क्या बोला आपको, एक बार पूरा, जैसे अभी ऐसा होता है ना, जैसे मान ले कोई फास्ट है आपका, कोई ऐसा व्रत है आपका जिसमें आपने खाना पानी कुछ नहीं लिया, निर्जला व्रत, ठीक है. उस दौरान जब निर्जला व्रत के बाद जब शाम को आप व्रत खोलते हैं, उस समय अगर आप ढेर सारा पानी, ढेर सारा खाना एक साथ खा लें, या फिर जब लोग रोजे पे होते हैं, उसका क्या होता है, पूरा दिन बिना खाना पानी के चला गया. अब शाम को बैठते ही जैसे अफ्तारी में बैठे हैं आप और तुरंत सब ठूसने लग जाए, तो जाहिर सी बात है तबीयत भी आपकी खराब हो जाएगी. यानी गो स्लोली, थोड़ा थोड़ा, ताकि चीजें नॉर्मल और हेल्दी बनी रहे. बिल्कुल वैसे ही टेंसेस को भी समझना, पढ़ना, जानना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये वो बेस है, ये वो नींव है जिस पर तुम्हारी अंग्रेजी की पूरी बिल्डिंग खड़ी है. और नींव बनाते वक्त खासा ध्यान दिया जाता है. और आप क्या करते हैं, आप एक ही बार में सब समझ लेना चाहते हैं. दैट इज, यही वजह है बेबी कि आपका कंफ्यूजन कभी आपका जहन छोड़ता ही नहीं. इस दफे वो गलती ना आप करने वाले हैं, मैं करने नहीं दूंगी, और मेरे से तो होने से नहीं. चलो, तो पहले अपने को क्या करना है, 6 बॉक्सेस पढ़ने. अभी 6 बॉक्सेस में यानी अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल, इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस. ये 2 हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक ब्लैंक पेज. ठीक, मुझे एक ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे आपको बताना है सिंपल के बारे में. एक बार मैं चेक कर लूं, आपको दिखाई दे रहा है मॉनिटर? यस. सिंपल के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस के बारे में. फिर मैं बता रही हूं आपको कि कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और सिंपल को इंडेफिनेट भी कहते हैं. ठीक. टेंसेस को पहले तो, इन्हें तो हम अभी बाद में पढ़ ही रहे हैं. टेंसेस को समझने के लिए आपको इन 2 लोगों को समझना पड़ता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. अभी मेन वर्ब तो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है. 4 पार्ट में मेन वर्ब डिवाइडेड होता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, गो, फर्स्ट पार्ट रूट वर्ब, इसका क्या हो गया, वेंट. इसका थर्ड क्या हो गया, गॉन. और फोर्थ क्या हो गया, गोइंग. आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम बार बार आप रूट वर्ड कहती हैं, इसका क्या मतलब होता है. रूट वर्ड का मतलब होता है ओरिजिनल वर्ड. जो ओरिजिनल वर्ब तुम्हें दिया गया है, बगैर उसमें कोई भी काटा छाटी जोड़ा जाड़ी करे, उसे कहते हैं रूट, यानी आपकी जड़ें जो शुद्ध हैं. सो जो वो शुद्धता वाला शब्द है उसे हम कहते हैं रूट वर्ड, मेन कॉज वर्ड. अब इसी में अगर हम ईएस लगा दें तो ये हो जाता है गोज. तो जब भी रूट वर्ड होता है वो अपने आप में प्लूरल होता है. सारे रूट वर्ब अपने आप में प्लूरल होते हैं. उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए ईएस या एस का इस्तेमाल होता है. मैं इसको ढंग से लिख दूं वरना दिक्कत है. ओके, ईएस या फिर एस का इस्तेमाल होता है. ये ऐसे करके है. रूट वर्ड में एस या ईएस लगा के उन्हें सिंगुलर बनाए जाते हैं. अदरवाइज रूट वर्ड हमेशा प्लूरल ही होता है. फिर इसका सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म हमेशा आईएनजी पकड़ के आता है. फोर्थ फॉर्म हमेशा आईएनजी पकड़ के आता है. यानी राइट का राइटिंग हो जाएगा, सिट का सिटिंग हो जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा, स्टडी का स्टडिंग हो जाएगा, टीच का टीचिंग हो जाएगा. फोर्थ फॉर्म हमेशा आईएनजी फॉर्म होगा. अब इसमें आपको समझने वाली जो बात है वो ये समझेंगे. मेन वर्ब, मैंने आपको बोला ना, टेंसेस समझने के लिए यही 2 हीरो हैं हमारे पास. इन्हीं 2 हीरो के बारे में समझिए, यही पूरा रायता काटे हैं पूरे टेंसेस में. अब देखिए,
मेन वर्ब 4 भाग में डिवाइडेड है। अभी जो इसके पहले मैंने आपको टेबल दिखाया, उस टेबल में मैंने आपको बताया कि हमारे पास होने वाले हैं 12 बॉक्सेस। यही हो रहे थे ना हमारे पास। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थे 12 बॉक्सेस बताए थे। 12 बॉक्सेस हैं। अब आपको ये क्या है, ये रो 1 है यानी पहली पंक्ति, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये वाला रो 4 है। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से। 12 बॉक्सेस बन रहे थे टेंसेस में। ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का। ठीक, पहला वाला सिंपल इंडेफिनिट है, दूसरा वाला कॉन्टिन्यूअस है, तीसरा वाला परफेक्ट है, लास्ट वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पीसी प्रियंका चोपड़ा। ठीक, ये हो गया हमारे पास 12 बॉक्स। अब इन 12 बॉक्सेस में ये एक कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी है, ये तीसरी कैटेगरी है और ये चौथी कैटेगरी, यानी टेंसेस को 4 कैटेगरी में इधर डिवाइड कर दिया गया। यहां तक मुद्दा क्लियर है? अब देखो सिमिलैरिटी कहां कहां जोड़ सकते हैं। भाई दोस्ती कैसे होती है? जब एक ही तरह गुण मिलता है ना। अब गुण मिलाने वाली बात करते हैं, कुंडली देखते हैं। यहू में 4 है और मेन वर्ब में भी 4 है, तो इसी को इसी में समझ लेते हैं। अब कैसे, बात को एकदम ध्यान से समझें। पहला वाला ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं। ठीक, अब जरा देखो, पहले वाले को पहला वाला दे दो यानी फर्स्ट पार्ट, यानी ई चले जाएंगे गो के साथ, और गो के साथ तीनों लोग जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। पहले तीनों लोगों को गो दे दो। पहला फॉर्म पहला रो, तो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ये फंडा याद रखिए। फिर आता है दूसरा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब 2 नंबर की बात आती है तो हाथ पैर थोड़ा काम जाता है। ये 2 नंबर काम करना सबके बस की बात है नहीं, बहुत टैलेंटेड लोग इसको करते हैं। सो 2 नंबर का जो काम है ये और कोई नहीं संभाल सकता सिवाय 2 नंबर के धंधे वाला। जो 2 नंबरी आदमी होगा वही ये संभाल सकता है। सो आपको समझना क्या है, ये 2 नंबर का जो धंधा है ये सिर्फ 2 नंबर का बॉक्स है कर सकता है। आप बस समझ रहे हैं? अब अगर मान लीजिए हमको सुपारी देना है, एग्जाम्पल है ये, मान लिया हमको सुपारी देना है तो हम पान वाले को नहीं दे सकते। बस समझ, उसके लिए हमको ढूंढना पड़ेगा वो कौन है, हम ढूंढना नहीं चाह रहे। सो कॉन्सेप्ट ये है, 2 नंबर का धंधा 2 नंबर का शख्स कर। अब हम लोग पार पा गए, ये ब्लैक, ये काला धन, ये सब, इन सब चीजों से मुक्ति पाएंगे। हम चलेंगे तीसरे की तरफ। अब तीसरा वाला फिर वही बात आ जाएगी, तीसरा है तो तीसरी रो लेके जाएगा, यानी ये सब लोग गॉन लेके जाएंगे। राइट, यानी पहला वाला पहली रो ले गया, दूसरा वाला बॉक्स ले गया क्योंकि वो चक्कर हो रहा था, तीसरा वाला तीसरी रो ले गया। अब पंगा कहां फंस रहा है इसमें, बॉक्स में हमारे पास अभी 2 बॉक्सेस बचे हैं, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन मेन वर्ब में तो एक ही बचा है। तो क्या होता है जानते हैं, जब कभी लंगर बटता है तो पहले तो एकदम हलोल के खिलाते हैं, जितने लोग आ रहे हैं सबको खिलाया जाता है। लेकिन बदियम जब थोड़ा कम बचता है लास्ट में, तो क्या करते हैं, जितने लोग आ रहे हैं टुक्की टुक्की करके सबका काम निपटा देते हैं। ये ऐसे ही होता है। जैसे घर में कभी केक आए तो देखिए पहले बड़ा बड़ा पीस करते हैं, दीजिए सबको, फिर लास्ट में जब इतना सा बचा रहता है, ऐसे बेचारा एक तरफ पड़ा रहता है कि बख्श दो मुझे, तो उस वक्त जब जितने लोग होते हैं सबकी नजर उस पर होती है, फिर क्या कहता है, अरे बांट लो थोड़ा थोड़ा, तनी तनी करके सबको दे दो, सबका काम हो जाए। वही काम यहां भी करना है। अब जब यही बचा ही है तो हम यही इनको दे डालते हैं, यानी ये भी आईएनजी लेंगे, ये भी आईएनजी लेंगे, ये भी आईएनजी लेंगे, इनको भी वही मिलेगा, इनके साथ भी वही काम है, और फाइनली ये भी वही है। बट गए ना सब लोग। ऐसे होता है बंटवारा। हमने आपको बोला टेंसेस को समझने में 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, एक है मेन वर्ब और दूसरे हैं हेल्पिंग वर्ब। अभी हम काम कर रहे हैं मेन वर्ब पे, एक एक करके दुश्मन मारेंगे ना, एक एक करके। तो पहला हमारा मेन वर्ब था, हम ये देखें कि मेन वर्ब 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। फिर हम देखें कि अरे तरीकी यह तो 4 पार्ट में डिवाइड है, तो ऐसे समझ लेते हैं, पहला वाला पहले के साथ,
दूसरा वाला दूसरे नंबर पे, दूसरी रो नहीं, दूसरे नंबर पे, तीसरा वाला तीसरी रो के साथ, फिर एक चौथा ही बचा मेन वर्ब में, और हमारे पास बॉक्सेस यानी रो 2 बचे थे, तो हम उसी में बांट दिए, सब कुशल मंगल तरीके से रहो। और बाय डिफॉल्ट ही सही, अगर तुम बुद्धि लगा के थोड़ा सोचोगे, तो जो फोर्थ वाला लास्ट में जो बचा था तनी तुनी, जो हम लोग बांट दिए हैं, वो सारा का सारा आईएनजी में बटा है, और दोनों का नाम कंटिन्यूअस था। और अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, गोइंग, डांसिंग, सिंगिंग, आईएनजी फॉर्म। सो आईएनजी फॉर्म ही तो बढ़ गया इसमें, तो बाय डिफॉल्ट भी सब सही हो रहा है। और जिस वक्त आपकी की गई गलतियां भी सही जगह पे सेट हो जा रही हैं, इसका मतलब रास्ता बिल्कुल सही पकड़े आप। यहां तक समझ में आया आपको मेन वर्ब? तो अभी एक काम करिए, बस हम आपको दे रहे 30 सेकंड्स का टाइम, ई को एक बार ढंग से देख लीजिए, जिनको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, या फिर आप बाद में वीडियो देख करके भी कॉपी कर सकते हैं। बस 30 सेकंड्स के लिए इसको निहार लीजिए, इसको भी अच्छा लगेगा। ओके। बैक। ओके, यहां तक मुद्दा क्लियर हो गया। यानी टेंसेस में हम देखे 3 तरह के टेंस होते हैं, तो 4 भाग में डिवाइडेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 12 बॉक्स निकल के आते हैं। अब इन 12 बॉक्सेस में से, इन 12 बॉक्सेस को समझने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के बारे में हम लोगों ने सीख लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे बटेगा ये हमने समझ लिया। यहां तक हमने आज पढ़ा। अब नेक्स्ट जो आज हम देखने वाले हैं, वो है बॉक्स नंबर 1 से लेके बॉक्स नंबर 6 तक, ताकि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे बॉक्स नंबर 7 से लेके बॉक्स नंबर 12 तक। तो अब हम शुरू करते हैं कहानी बॉक्स नंबर 1 से बॉक्स नंबर 6 की। अब आप कहेंगे मैम आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बताई। हेल्पिंग वर्ब मेरी जान हर बॉक्स में बदलता रहेगा, तो वो कैसे आएगा वो अब मैं आपको सिखाना शुरू कर। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि इसको पूरा हटा देगा, चलिए इसको पूरा हटाइए। अब हम शुरू कर रहे हैं, ये है बॉक्स, ताकि आपकी समझ में आए। ठीक, अच्छा इको दुए पार्ट में तो डिवाइड करना, लीजिए। अब ये ई हो गया, नाम दे देंगे, और बाकी यहाँ पे हम ये सब लिख डालेंगे। तो अब ठीक, ठीक है। ई हो गया प्रेजेंट, ई हो गया पास्ट, ई हो गया फ्यूचर। ठीक भैया जी, ई वाला सिंपल वाला है, ई वाला कॉन्टिन्यूअस वाला है। यह दो तो पढ़ना है अभी। ई पहला नंबर, ई चौथा नंबर, ई दूजा, ई पांचवा, ई तीजा और ई सिक्स्थ। So right now we are going to begin with the first 6 boxes of the tenses, the very first 6 boxes, in which we are going to understand about the simple wala cases in present, past and future, as well as the continuous cases in the same tenses, that is present, past and future. So let's begin. शुरू करते हैं। ओके, आप में से जितने लोगों को अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा भी इधर उधर चूक गया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोशिश तो ये करो ना, मेरे को सुनते रहा करो, इसलिए बीच बीच में बोलता रहता हूँ। जब आप अंग्रेजी सुनते रहेंगे ना, तो ना चाहते हुए भी आपका ब्रेन अंग्रेजी में काम करेगा। ऐसे हिंदी हिंदी बतियाते बतियाते अंग्रेजी नहीं चलाता है, ऐसे थोड़े होता है। थोड़ा इसके टच में, संपर्क में बने रहिए। लाइक जैसे हम लोग कभी किसी कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं, आपके द्वारा डायल किए गए नंबर अभी व्यस्त है, कृपया लाइन पर बने रहें। इसी तरह से अंग्रेजी समझने के लिए लाइन पे बने रहें, बाकी व्यस्तता बनाए रखें। ठीक, अब ये देखते हैं हम यहाँ पे, अब कुछ इंफॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास आने वाली है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बॉक्स नंबर 1 है, इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। ठीक, इसका नाम है सिंपल पास्ट। ठीक, इसका नाम है सिंपल फ्यूचर। तो इनका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
इनका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लीजिए नामकरण हो गया। तो पहले 3 वाले में सिर्फ काम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बकैती ज्यादा नहीं। पहले वाले में सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन दीजिए और बाकी दूसरा वाला जो रो चल रहा है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, हम कमों को करके दिखाएंगे वही काम। तो जैसे मैंने इसके पहले भी लिखा था, मैं यहाँ फिर लिख दे रही हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए। कनेक्टेड रो 1 एंड रो 2। तो रो 1 में हमने क्या किया था, हमने कहा था 2 चीजें इंपॉर्टेंट है ना, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म दे रहे हैं इसको, पहला। इसको मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म दे रहे हैं, पहला भी दे रहे हैं और दूसरा भी दे रहे हैं। याद है आपको, पहले रो में होने की वजह से इसको मेन वर्ब का पहला फॉर्म मिल गया। दूसरा 2 नंबर का धंधा वाला कॉन्सेप्ट भी तो इसी था। तो इकलौता ही बॉक्स है जिसके पास वर्ब की 2 फॉर्म है, इकलौता। भाई 2 नंबर का धंधा कर रहा है आदमी तो ज्यादा तो होगा ही उसके पास, तो लाजमी सी बात। तो इसे बॉक्स नंबर 2 के पास जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस, इनके पास वर्ब की 2 फॉर्म है। तो इसको समझेंगे कि कौन कहां इस्तेमाल होगा। अब हम इनके पास आते हैं, इनका मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म। यहां तक मुद्दा क्लियर होगा आपका। इनका चेक कर लेते हैं, इनका मेन वर्ब क्या है, फोर्थ फॉर्म, या आप इनको आईएनजी भी कह सकते हैं, दोनों बतिया एक है। मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, बुझे, ई सारा हो गया हमारा। तो हम क्या बोले थे, कितना चीज इंपॉर्टेंट है, डू, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे, नहीं समझ नहीं आएगा। यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब में इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, इनका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो इनका हेल्पिंग वर्ब होता है विल, शैल नहीं, अभी बताएंगे काहे। इनका हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इनका हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर। और छठे बॉक्स का होने वाला है विल, वही रहेगा, आगे जुड़ेगा बी। यह लीजिए। अब पहले तो हम आपको इसके बारे में बता दें, फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में पुरानी किताबों में या अभी भी आजकल जो वही एडिशन छप रहा है बिना बहुत ज्यादा एडिटिंग के, वहां पे अभी भी क्या कर रहे हैं, विल और शैल को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ये करना नहीं है। काहे को हम आपको बता रहे हैं, चेंज जो है वो इस प्रकार से आया है कि विल का मतलब होता है डेफिनेट, यानी 100% श्योर। अगर मैं आपसे कह रही हूं कि आई विल टीच यू, आई विल मेक योर इंग्लिश गेट इंप्रूव्ड, मैं आपकी अंग्रेजी सुधरा दूंगी। तो अगर मैं विल लगा के बात कर रही हूं तो यानी मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है और अपने काम पर भी, और जो कि है ही माशाल्लाह, तो वो मैं कर दूंगी। लेकिन शैल का मतलब होता है गुंजाइशें, उम्मीदें, उसकी बात करता है। लेकिन जब हम टेंसेस की बात करते हैं, खासकर टेंसेस फैमिली की, तो यहां पे हम उन लोगों का जिक्र करते हैं जो पूरी तरह से अपने काम की श्योरिटी ले लें। उम्मीदें, गुंजाइशें, पॉसिबिलिटी, इन सब की बात हम टेंसेस में नहीं करते। इसलिए अब जो शैल है, जो पहले आईवी के साथ इस्तेमाल होता था, अब उस शैल को टेंसेस में नहीं लिखते, अब उसको मोडाल्स में लिखते हैं। मोडाल जानते क्या होता है, हम आपको जितने लोगों ने वर्ब चैप्टर नहीं पढ़ा, पढ़ के आइए। अब इसको मोडाल में लिखते हैं क्योंकि मोडाल का काम ही है ये, वो पॉसिबिलिटी, परमिशन और इन्हीं सब चीजों में डील ही करता है। तो अब टेंसेस में शैल नहीं आएगा, और कोशिश किया करिए, ज्यादातर ग्रामर अब जो एक्सेप्ट कर रहा है, ज्यादातर वो शैल से शुरू होने, या तो वो शैल को सवालिया तौर पे देख रहा है या नेगेटिव तौर पे, यानी आई शैल गो ये कहने के बजाय इसका नेगेटिव वर्जन ग्रामर ज्यादा प्रेफर कर रहा है। आई शैन गो, आई शैल नॉट गो, या फिर शैल आई गो। सो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये ज्यादा वजनदार हो रहे हैं इस वक्त ग्रामर में, बजाय इनके पॉजिटिव या डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर। सो अभी मैंने आपको ये बता दिया कि भैया शैल क्यों नहीं लगेगा। अब फिर से आते हैं जहां पे हम शुरू किए थे अपनी बात। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताएं तुम्हें। मेन वर्ब तो याद रहेगा,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बाकी फोर्थ। ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या है, फ्यूचर का मतलब ही है विल। टेंसेस में फ्यूचर का मतलब विल, तो यानी विल तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर सिर्फ बतिया बताएगा, कुछ कर नहीं रहा है, तो जब सिंपल है तो सिंपल ही रखेंगे, यानी विल चिपका देंगे, उसमें कुछ जोड़ा जाड़ी नहीं होगा। लेकिन जब काम प्रोग्रेस पे आएगा तो जाहिर से कुछ तो जुड़ेगा। अब प्रोग्रेस हो रही है और कुछ जुड़ नहीं रहा तो बेकार है। तो अब विल तो होना अनिवार्य है, तो इसके साथ क्या जुड़ जाता है, बी। तो ये बन जाता है विल बी। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जैसा कि इसका नाम है हेल्पिंग, तो ये क्या करता है, ये मेन वर्ब के साथ जुड़कर ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो काम बता रहा है मेन वर्ब, ये कब हो रहा है, यानी उस काम का समय बताता है हेल्पिंग वर्ब। भाई अगर जैसे मान लीजिए आपको एक काम दे दिया जाए और ये ना क्लियर किया जाए कि कब तक होना चाहिए, कितने दिन लगने चाहिए, या तुम ये ना क्लियर करो कि कितना समय लगेगा, तो उस काम का कोई वक्त रह नहीं गया, बल्कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, स्टूपिडिटी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब अपने नाम के अनुसार वो मेन वर्ब की मदद करता है ये क्लियर करने में, समझने, पढ़ने और सीखने वालों को ये देखने में क्लियर करता है कि भैया ये काम हुआ कब। तो ये हुआ कब जो बताता है वो हेल्पिंग वर्ब के तहत ही हमें पता चलता है। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कह रही हूं कि फ्यूचर का मतलब ही है विल टेंसेस में। तो जब सिंपल तौर पे इस्तेमाल होगा तो विल होगा, और कॉन्टिन्यूस पे आएगा तो इसके आगे बी जुड़ जाता है, विल बी। अब ये दो अलग लोग नहीं है विल बी, ये एक ही यूनिट है, इसको वन यूनिट माना जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कितने हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो दो नहीं है, ये एक यूनिट है। बात समझ में आ गया? ओके। अब जरा हम इधर की तरफ आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट की तरफ निकल के आते हैं। प्रेजेंट में है डू डज। अब देखिए दो हो गए, जहां सिंगल होगा उसका क्या मतलब हुआ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल लोग हो, यानी एक वचन में हो या बहुवचन में आ रहा हो, नाउन फर्क है नहीं पड़ता, एक ही है, तो जो मिल रहा है उसे बांट दो, बिल्कुल वैसे जैसे वर्ब का मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब जब एक ही बचा है तो जितने बचे उनमें बांट दो, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी ये काम होता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट लाओ या प्लूरल सब्जेक्ट लाओ, सबके साथ वही जाएगा। लेकिन जहां हेल्पिंग वर्ब ज्यादा होने लगते हैं एक से, वहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ती है। अब जरा देखो, डू डज, ठीक, इज एम आर, फिर दो से ज्यादा हो गए, डिड एक ही रहा तो कोई टेंशन नहीं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ जाएगा, फिर यहां पे दो हो गए। तो जो दो दो तीन तीन है उनके बारे में ज्यादा समझेंगे। अब जरा हम आएंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे पहले वाले से। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू जो है ये प्लूरल है और डज जो है ये सिंगुलर है, यानी डज सिंगल लोगों के साथ जाएगा और डू जो है वो प्लूरल बहुवचन के साथ जाएगा। अब इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो समझो, डू प्लूरल है और ये आपको मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, डू प्लूरल है और ये जाएगा प्लूरल के साथ तो जाएगा ही, यानी अगर हम वी लगा रहे हैं तो जाएगा, स्टूडेंट्स लगा रहे हैं तो जाएगा, क्योंकि ये सब प्लूरल है। इनके साथ ही साथ दो प्रोनाउन भी हैं जिनके साथ ये जाता है, आई और यू, यानी कि रूल ये है कि सिंगल के साथ सिंगल जाए और कपल के साथ कपल जाए, यानी सिंगल वाले लोग सिंगल के साथ जुड़े और कपल जो है वो कपल के साथ जुड़े। लेकिन दो लोग ऐसे हैं प्रोनाउन में, दो लोग ऐसे हैं, और वो दो लोग हैं तुम और मैं, यानी यू एंड आई। हम दो लोग ऐसे हैं जो रूल मानने के तैयार, हम कह रहे तुम हमें रूल बताओ, हम तुरंत तोड़ देंगे। यही काम करता है प्रोनाउन के ये दो, आई एंड यू। इतना मान के चलिए कि दो ही लोग बगावत पे हैं, एक आप लोग एक रोमा में, आई एंड यू। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, आई और यू हमेशा प्लूरल की तरफ जाता है, रूल ब्रेकर, रूल ब्रेकिंग प्रोनाउंस हैं ये, राइट। तो ये हमेशा प्लूरल की तरफ ही भागेंगे। तो यानी वो बोलेगा आई डू माई वर्क, यू डू योर वर्क, वी डू आवर वर्क, प्लूरल के साथ। सिंगुलर के साथ ही डज हिज वर्क, शी डज हर वर्क, माई मदर डज हर वर्क। क्लियर? ये वाला हो गया। और ये ऐसा वाला है, यकीन मानिए कि बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज जब बात करता है ना, कई लोग हैं, तो ये गड़बड़ा जाता है इनका, ये कहीं का कुछ लगा के बात कर। एनीवेज, ये मुद्दा क्लियर हुआ, ठीक।
अब हम आते हैं डिड की तरफ। यहां सिंगल है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही के साथ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। अगर डिड लगा हुआ है, हमने बोला था ना वर्ब के दो फॉर्म है इनके पास, तो अब मैं आपको ये बता रही हूं कि किसको कहां इस्तेमाल करें। जब डिड का इस्तेमाल करें तो इसके साथ पहली फॉर्म ले जाए, मेन वर्ब की पहली फॉर्म। लेकिन अगर डिड का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो ले जाइए दूसरी फॉर्म। एग्जाम्पल, मतलब रोमा मैम क्या कहने की कोशिश कर, एग्जाम्पल, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। अब ये सिंपल पास्ट है, यानी बात हो चुकी, मैं वहां गया। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब इस सिंपल पास्ट टेंस में ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। हमने काहे सेकंड लगाई है? क्योंकि डिड नहीं आया आप तक। अब अगर इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बना दें, नकारात्मक सेंटेंस, तो आई डिड नॉट वेंट देयर, दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डिड लगा दिया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए हमको? अब हमको सेकंड नहीं चाहिए, अब हमको फर्स्ट चाहिए। क्योंकि डिड जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो क्लियर कर रहा है कि मैं पास्ट हूं। तो जब हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर रहा है तो मेन वर्ब में उसका दिखना जरूरी नहीं है। एक ही सेंटेंस में दो दो पास्ट नहीं पड़ेंगे। तो जब डिड आएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड अपने आप को क्लियर कर ही रहा है। लेकिन अगर डिड नहीं आएगा तो वर्ब की दूसरी फॉर्म। यहां तक क्लियर है? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। विल इकलौता ही है तो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ जाएगा। अब हम बॉक्स नंबर 4 पे आ रहे हैं। बॉक्स नंबर 4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। इसका मेन वर्ब आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म जाता है। बल्कि यही नहीं, बाकी तीनों के मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म आईएनजी जाते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्टिन्यूअस हैं। और अंग्रेजी में ग्रामर में कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म। अब हम आते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। अब देख लेते हैं कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। तो इज जो है वो सिंगुलर है, आर जो है ये प्लूरल है, और एम जो है ये आई के साथ जाता है। लेकिन प्लूरल में हमने क्या बताया था? प्लूरल के साथ आई भी जाता है और यू भी जाता है। लेकिन इस वाले केस में आई नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि आई ऑलरेडी कमिटेड है एम के साथ। आई ने ऑलरेडी कमिटमेंट दे दी है एम को। तो चूंकि आई एम के साथ फिक्स हो गया है, ऑक्यूपाइड हो गया है, तो यहां पे कौन बचता है? प्लूरल और यू। यू अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा अभी भी। एम आई क्लियर? यानी ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग। करेक्ट? फाइन। अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म फोर्थ वाला ही चल रहा है। अब यहां पे हमारे पास फिर से दो लोग हैं, तो जाहिर सी बात है एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो वॉज है हमारा सिंगुलर और वर है हमारा प्लूरल। तो कौन किसके साथ जाएगा? सिंगल वाला तो समझ में आ ही जाता है। प्लूरल वाले में कौन कौन जाएगा? प्लूरल भी जाएंगे, आई भी जाएगा और यू भी जाएगा, क्योंकि यहां तो कोई कमिटमेंट है नहीं आई की। तो अब मैं एक काम करती हूं, मैं इसको वाइप करती हूं ताकि ये जगह लेके मैं आपको समझा दूं। ठीक, अब देखो, अभी वॉज है, वॉज डाला है, सिंगल के साथ जाएगा। अभी वर का क्या है? वर प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो जाएगा ही, आई के साथ भी जाएगा और यू के साथ भी जाएगा। काय को? क्योंकि आई यहां पे कमिटेड नहीं है। लेकिन अब यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, वॉज में सिंगल के साथ आई भी जाएगा। यानी ये इकलौता ऐसा बॉक्स है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इकलौता ऐसा बॉक्स है डियर जहां पे वॉज और वर दोनों में सब्जेक्ट आई इस्तेमाल हो सकता है। फिर ये होगा यानी मैम दोनों बातें एक ही होंगी? बिल्कुल नहीं। अगर वॉज को आई के साथ जोड़ोगे तो ये प्रैक्टिकल बात है, यानी वो बातें जो मुमकिन है और होती है। लेकिन अगर तुमने आई को जोड़ा है वर के साथ तो ये होता है हाइपोथेटिकल। अब मैं मतलब आपको समझा दूं। प्रैक्टिकल बातें जो मुमकिन है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रही हूं ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था, तो बट ऑफ कोर्स मुझे दिखाई दे रहा था, उसी हिसाब से आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रही थी। ये भी मुमकिन है और ये काम मुमकिन है ही है। लेकिन अब इसी में आई के साथ वॉज डाला तो मुमकिन बातों का बात हो रहा है। अब अगर मैं आई के साथ वर जोड़ूंगी तो उन बातों का जिक्र करूंगी जो होना पॉसिबल नहीं है। जैसे
इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आई के साथ क्या जुड़ रहा है? अब मैं आई के साथ गलती से भी वॉज नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि आई के साथ वॉज लगाने का मतलब प्रैक्टिकल बात है, और मैं तो पीएम तो हूं। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उस केस में आए जाता है वर के साथ। इस मुद्दे को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तो फिर यहां से एक पॉइंट कनेक्ट होके जाएगा। अब लास्ट वाले बॉक्स में आते हैं। लास्ट वाला बॉक्स मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी, जैसा कि कॉन्टिन्यूअस में होता है। लास्ट के तीनों बॉक्स वही लेके जा रहे थे। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी। ये दो अलग बातें नहीं है, सिंगल यूनिट है, इसको एक ही माना जाता है। तो चाहे आप सिंगुलर लीजिए या प्लूरल, ये दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। यानी आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, सबके साथ रन करता है। गॉट इट? सो ये था, जैसे मैंने आपको बोला था, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को सीखने के लिए। अभी के लिए, आज के लिए टेंसेस पार्ट 1 में मेरे पास 6 बॉक्सेस आपको समझाने के लिए। अब आपको क्या करना है बेबी? गो एंड वॉच द वीडियो वंस अगेन। हमेशा रजिस्टर पेन के साथ बैठा करो, कि कई बातें मैं लिख पाती हूँ बोर्ड पे और कई बातें अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं लिख पाती, तो उन्हें लिखते रहा करो। यू नेवर नो कब कौन सा ट्रिक कहां से निकल के आता है। और जो जो चीजें बताइए कि मेन वर्ब का कैसे ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब में किसको कैसे समझ के लेके चलें, कहां पे डिड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कहां पे नहीं, वॉज और वर दोनों के साथ आई तो अंतर क्या, ये सारी बातों को एक जगह पे आप चाहें तो जॉट डाउन कर लीजिए कि ये कुछ अलग अलग बातें जो अलग तरीके से समझनी पड़ेंगी टेंसेस के बारे में। तो ये थे पहले 6 बॉक्सेस। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दैट इज ATB। ब्रेक द लेग्स। ब्रेक द लेग्स मतलब फाड़ परफॉर्मेंस दीजिए। गो थ्रू इट, सी द वीडियो वंस अगेन। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत या कोई भी कॉम्प्लीमेंट, आपके पास कमेंट बॉक्सेस हैं, आप डायरेक्टली मुझे वहां पे बता सकते हो, और आपके कमेंट्स, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का जवाब मैं फॉर श्योर दूंगी आपको। सो टिल देन, दिस इज रोमा मैम, योर होस्ट एंड दोस्त, साइनिंग ऑफ। फिर से मिलते हैं अनदर 6 बॉक्सेस के साथ टेंसेस के पार्ट 2 में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।